नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना यूपीएसआई का मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट नंबर 19। आप सभी लोग जानते हैं हमने अपने 18 मॉक कंप्लीट कर दिए हैं यूपीएसआई के लिए, और साथ ही हमने 8 चैप्टर पीवाईक्यू सीरीज में भी कंप्लीट कर दिए हैं। वहाँ हमारा 9th चैप्टर चल रहा है एवरेज का। इस वीडियो में हमने जो मॉक टेस्ट रखा है, यानी कि जो भी हमारे मॉक टेस्ट चलते हैं उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं। उन 40 क्वेश्चंस को आप कितने क्वेश्चंस उसमें से बना पाते हो, आपके कितने नंबर आते हैं पूरे 40 क्वेश्चंस, यानी कि 100 में से कितने नंबर आप ले पाते हो, इस मॉक टेस्ट में आपको कमेंट करके बताना है। हमारा टारगेट रहने वाला है, हम अपने मेन एग्ज़ाम में यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है कुछ ही दिनों में, उसमें मैथमेटिक्स में अपने 40 में से 40 क्वेश्चंस को कर पाएँ, अपना 100% मैथमेटिक्स में स्कोर कर पाएँ। उसी के चलते हमने मॉक टेस्ट की सीरीज़ भी चला रखी है और साथ के साथ पीवाईक्यू सीरीज़ भी हमारी चल रही है, जहाँ से हम अपने पीवाईक्यू सीरीज़ भी कंप्लीट कर रहे हैं और साथ के साथ अपने मॉक टेस्ट भी कंप्लीट कर रहे हैं। ये 19 नंबर का मॉक टेस्ट है। 20 नंबर के मॉक टेस्ट के बाद, यानी कि इस सप्ताह के बाद, आज कल का एक दिन और है, कल हमारा 20 नंबर का मॉक टेस्ट आने वाला है। यानी कि कल के बाद जो हमारा अगले सप्ताह से मॉक होंगे वो हमारे लेवल 2 के मॉक होने वाले हैं। लेवल 2 का मतलब होने वाला है दोस्तों कि आपको पता होगा कि जो हमने ये मॉक टेस्ट किए हैं, आपके 20 मॉक टेस्ट किए हैं, इसमें लेवल थोड़ा सा आपको मॉडरेट दिखा होगा, यानी कि इजी टू मॉडरेट आपको कह सकते हैं। अब अगले लेवल 2 में जो हमारे मॉक टेस्ट रहने वाले हैं, उन मॉक टेस्ट में हम लेवल को क्या करेंगे, मॉडरेट से थोड़ा हार्ड लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा 100% स्कोर हमें करना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर एक क्वेश्चंस के इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराई जाए कि आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बहुत हलवा लगें। आप देख रहे होंगे कि 17 मॉक टेस्ट के बाद 17वां और 18वां मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट हुए हैं, उसमें लेवल आपने देखा होगा और उसमें लोगों के नंबर भी कम हुए हैं। यानी कि पहले जो हम मॉक टेस्ट कराते थे उसमें 39, 38, 37 इस तरीके से नंबर आते थे, लेकिन अब के मॉक टेस्ट में जो हम करा रहे हैं, 17वां और 18वां जो मैंने मॉक टेस्ट आपको कराया है, उस मॉक टेस्ट में आपके थोड़े से नंबर भी गिरे हैं। तो हम ये नंबर गिरना नहीं है, हमको इस लेवल की तैयारी करके चलनी है कि इन मॉक टेस्ट में अगर जो लेवल 2 के मॉक टेस्ट हैं, देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर लेवल 2 के मॉक टेस्ट में आप अगर 35 प्लस नंबर ले पा रहे हो, अगर आप 35 प्लस क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, तो ये समझ लेना कि आपके मेन एग्जाम में 100 में से 100 अंक मैथमेटिक्स में कोई नहीं रोक सकता। आप 40 में से 40 क्वेश्चंस करोगे, मैं ये बात आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर लेवल 2 के जो मॉक टेस्ट हमारे अगले सप्ताह से शुरू होने वाले हैं, उसमें अगर आप 35 क्वेश्चंस प्लस कर पाते हो तो ठीक है। तो आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हम मॉक टेस्ट नंबर 19 करेंगे और इसमें भी आप देखेंगे थोड़ा सा लेवल अप किया है मैंने। और क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको कंप्लीट यूपीएसआई के मैथ्स की प्रिपरेशन कराई जा रही है। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन की आसान भाषा में आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, और वो हर मेथड में आपको बताऊंगा जिस मेथड से आप बहुत आसानी तरीके से और बहुत ही कम समय में अपने क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या दे रखा है इन्होंने, 810 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े गोलाकार बेसन के लड्डू, देखो सुबह ही सुबह लड्डू खाने मिल गए आपको, को 90 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक छोटे गोलाकार लड्डुओं में तोड़ा जाता है। यानी कि एक लड्डू है, बड़ा लड्डू है हमारे पास, और उसको छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे लड्डू में तोड़ा जाता है। सभी छोटे लड्डुओं के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े लड्डुओं के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें अनुपात बताना क्या होगा। समझ पा रहे हो कि बात को, नहीं समझ पा रहे हो? मैं इसका देखते ही आंसर बता देता हूँ। 9 का मल्टीपल है, यानी कि बड़ा वाला जो छोटे लड्डू होंगे उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा और जो बड़ा लड्डू होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये मैंने आपको शॉर्ट मेथड से बताया, लेकिन मैं आपको पूरे तरीके से सोल्व करके बताऊंगा हम कैसे कर सकते हैं। देखो ध्यान से समझेंगे। आप मुझे बताइए, एक बड़ा लड्डू है हमारे पास, ये हमारे पास एक बड़ा लड्डू है, इसको तोड़ के हम छोटे छोटे लड्डू जब बनाएंगे तो क्या आप मुझे बताइए, अगर जितना बेसन इस बड़े लड्डू में लगा होगा उतना ही बेसन इन छोटे लड्डुओं को मिला के पूरे लड्डुओं में लगा होगा।
बात आ गई समझ में? तो यानी कि जो आयतन इस बड़े लड्डू का होगा, जो आयतन इस बड़े लड्डू का होगा, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई, बड़े लड्डू की जो हमारे पास रेडियस है वो कितनी है? 810 है। 810 गुणा 810 गुणा 810 लिख सकता हूं। और ये बराबर होंगे किसके? जितने भी लड्डू बने होंगे, मैं मान लेता हूं n लड्डू बने होंगे छोटे छोटे हमारे पास, इन लड्डुओं के आयतन के बराबर होगा। भाई गोले का आयतन तो सेम ही होता है। अब यहाँ पे त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 90 गुणा 90 गुणा 90 हो जाएगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो बात मैंने लिखी है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप आगे की बात करेंगे। देखो 4/3 पाई आर पार से ये कट जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। आप मुझे बताइए, ये 3 के 3 जीरो से 3 के 3 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अब ये जब 9 से कट जाएंगे, 9 बार कट जाएंगे, तो 9 की पावर 3 यानी कि कितना आएगा? n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 729 आ जाएगी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो छोटे छोटे लड्डू हमारे पास बने उनकी संख्या 729 है। यानी कि 729 लड्डू हमारे पास बने। अब इनके क्षेत्रफल की बात कर रही है, इनके बक पृष्ठ क्षेत्रफल की बात हो रही है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है गोले का? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भैया 4πr²। 4πr² होता है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब हमें दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करना है? हमें दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो आप मुझे बताइए, अगर दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें रेशियो निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा 4πr², छोटा वाला r है, यानी कि छोटे वाले r की मैं डायरेक्ट वैल्यू लग देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले वाले जो छोटे हमारे पास छोटे गोलाकार लड्डू हैं उनका जो उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो 4/पाई, और r कितना है? 90 × 90 हो जाएगा। और कितने लड्डू हैं ये? आप बोलोगे भैया 729 लड्डू हैं, तो 729 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इसका अनुपात निकालना है बड़े लड्डू के पृष्ठीय क्षेत्रफल। बड़ा लड्डू कौन सा है? बड़े लड्डू का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो पाई आर 4π × 810 गुणा 810 हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप यहाँ से इसको सोल्व करो, आप यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो आपको बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। देखो 0 से ये 0 कट जाएंगे, ठीक है। 4π से ये 4π कट जाएगा। 9×81 से ये 9×81 एक बार कट जाएगा, और ये 81 से जाएगा 9 बार। यानी मैं कह सकता हूं जो आयतन मेरे पास आएगा वो 9:1 आएगा, जो अनुपात आएगा वो 9:1 आएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि आपका आंसर जो आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। देखो ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। दिवाली सेल के दौरान कंपनी ए 4 स्वेटर खरीदने पर 2 स्वेटर मुफ्त देती है, प्रस्ताव देती है, ठीक है। कंपनी बी जो है 2 स्वेटर खरीदने पर 3 स्वेटर मुफ्त देती है, मुफ्त पाने का प्रस्ताव देती है। और कंपनी सी जो है 5% का छूट देती है, ठीक है। हमें बताना है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आप मुझे बताओ, कंपनी ए जो हमारे पास है उसका डिस्काउंट कितना है? हमें तो डिस्काउंट निकालना है। इसका डिस्काउंट कितना है? देखो 2 स्वेटर मुफ्त देती है, टोटल कितने स्वेटर देती है? 6 स्वेटर देती है। यानी मैं कह सकता हूं ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 33 1/3%। ये इसका डिस्काउंट हो जाएगा। अब अगर मैं बी कंपनी की बात करता हूं, बी कंपनी क्या बी कंपनी 3 स्वेटर मुफ्त दिए, और कितने स्वेटर दिए होंगे? टोटल स्वेटर उसके लगे 5, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100%। तो यहां से अगर मैं प्रतिशत निकालूंगा ये आ जाएगा मेरे पास 60%। दूसरी अगर मैं तीसरी बात करता हूं सी कंपनी की, सी कंपनी में 5% की छूट दी। आप मुझे एक बात बताएंगे, यहां से क्या बात बताएंगे? इसकी मल्टीप्लाई यहां से 100 से कर देता हूं। आप मुझे यहां से एक बात बताएंगे, हमें ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? कंपनी ए ग्राहक के सर्वोच्चतम प्रस्ताव देती है। क्या मुझे आप बताइए, ग्राहक को सबसे ज्यादा डिस्काउंट कंपनी ए में मिलता है? आप बोलोगे भैया नहीं मिलता, क्योंकि कंपनी ए से ज्यादा तो कंपनी बी में मिलता है। आप बोलोगे कंपनी बी ग्राहक के सर्वोच्च प्रस्ताव की बात करती है। हाँ, कंपैरेटिवली तीनों के कंपैरिजन में बी करती है, यानी कि बी में सबसे ज्यादा क्या मिला? बी में सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिला। ए और बी दोनों प्रस्ताव एक ही प्रस्ताव है? नहीं, ये बात भी गलत है आपकी। सी सबसे अधिक प्रस्ताव देती है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट सी का है? नहीं, ये बात भी गलत है। पहली बात भी गलत है तो दूसरी बात ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। ए और बी एक साथ एक स्वेटर को
255 घंटों में बुन सकते हैं। बी और सी एक साथ स्वेटर को 170 घंटों में बुन सकते हैं, जबकि ए और सी एक साथ स्वेटर को 204 घंटे में बुन सकते हैं। ए बी सी मिलाकर उस स्वेटर को कितने घंटे में बुनेंगे ये बताना है। ओके, आप मुझे बताइए, देखो ये सारी की सारी संख्या 17 का मल्टीपल है। कैसे है? क्योंकि आप मुझे बताओ, ये 17 का मल्टीपल है, 17 छक्का 102, ये भी 17 गुणा 12 का मल्टीपल है, 17 से ये भी कट जाएगा। तो आप मुझे बताओ, जो ए प्लस बी है, ए प्लस बी उस स्वेटर को कितने घंटे में बुन देता है? ये बोलेंगे 255 घंटे में बुन देता है। और अगर मैं बी प्लस सी की बात करता हूं तो वो स्वेटर को कितने घंटे में बुन देता है? आप बोलोगे भैया 170 घंटे में बुन देता है। और अगर ए और सी की मैं बात करता हूं तो वो कितने घंटे में बुन देता है? आप बोलोगे 204 घंटे में बुन देता है। आप यहां से क्या निकालोगे? इनका एलसीएम निकालोगे। ये देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहां पे लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लिख सकते हैं 17 गुणा 15। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसको लिख सकते हैं हम 17 गुणा 12, ये भी बात समझ में आ गई। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 17 गुणा 10। तो आप मुझे बताइए, जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो 17 तो सब में आएगा ही आएगा। अब जो एलसीएम लेना है, जो 17 तो सब में आएगा ही आएगा, लेकिन 15, 10 और 12 का एलसीएम और चाहिए हमें। 15, 10, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 15, 10, 12 का एलसीएम जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 60, यानी कि मल्टीप्लाई 60 से कर देंगे। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा, ये कंप्लीट हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। इस तरीके से हमने एलसीएम निकाला। अब आप इनकी इफिशियंसी निकाल दो। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है? देखो 17 बार तो कट ही जाएगा, और ये हो जाएगा 15, 15 से कट जाएगा 4 बार, यानी कि इसकी क्षमता आ जाएगी 4। बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 17, और ये आ जाएगी 6 क्षमता आ जाएगी इनकी। ए प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 12, यानी कि इसकी क्षमता आ जाएगी आपके पास कितनी? देखो ये हो जाएगा 204, 204 से कट जाएगा 12, 12 से कट जाएगा 5 बार, ये आ जाएगी क्षमता। आप एक बात मुझे बताएंगे, यहां पे अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो 2 इंटू ए प्लस बी और प्लस सी की क्षमता बराबर कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे भैया 15 आ जाएगी। समझ में आ गई बात। तो अगर मुझे ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालनी है तो कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे इसकी क्षमता आ जाएगी 7.5। अब क्या करना है, मुझे समय निकालना है कि वो उनको कितने घंटे लगेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 17 गुणा 60 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 7.5 से। तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, ये हो जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 से 75 आ जाएगा। 25 से ये काटेंगे तो 25 से कितनी बार कटेगा? आप बोलोगे 25 चौका 100 और 4 छंग 24 बार कटेगा। और यहां से ये कितनी बार कट जाएगा? ये कट जाएगा भैया आपका 8 बार। और 17 अट्ठे होते हैं 136, यानी कि 136 घंटों में ये क्या कर देंगे? 136 घंटों में ये तीनों मिला के उस सूटर को बुन देंगे। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई? अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। मैं बहुत धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किए गए मूलधन पर ब्याज के रूप में 482 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं यदि ब्याज वार्षिक रूप से के स्थान पर अर्धवार्षिक रूप से क्या हो? संयोजित हो। ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको कल कराया था। कल मैंने बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको कराया था। शायद ये क्वेश्चन ना कल की मैंने रिपीट कर दिया। चलो कल के देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करके देखते हैं। देखो चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, सीआई की बात हो रही है। आप लोग जानते हैं सीआई जो होता है वो सक्सेसिव फॉर्म में होता है, यानी कि सीआई क्या होता है? चक्र ब्याज पर ब्याज होता है। तो आप एक बात मुझे बताइए, 2 साल के लिए अगर मैं वार्षिक रूप से ही बात करता हूं तो 2 साल के लिए मुझे 20% का ब्याज कितना हो जाएगा? सीआई कितना हो जाएगा 2 साल के लिए 20% का? आप बोलोगे भैया 20% का आप सक्सेसिव लगा दो। जब सक्सेसिव आप लगाओगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे भैया यहाँ आएगा 44%, यानी कि 44% क्या आ जाएगा मेरा? 44% वार्षिक रूप से क्या आ जाएगा? 44% क्या आ जाएगा? 44% 2 साल का मेरा ब्याज आ जाएगा एसआई। अब इसने बोला कि अगर ये वार्षिक रूप से ना होके अर्धवार्षिक रूप से होगा तो अर्धवार्षिक रूप में मैंने आपको समझाया था क्या होता है अर्धवार्षिक रूप में। अर्धवार्षिक रूप में मैंने आपको समझाया था कि भैया जो आपका समय होता है वो तो दोगुना हो जाता है और जो आपकी ब्याज दर होती है वो आधी हो जाती है। तो ब्याज दर आधी हो जाएगी, समय दोगुना हो जाएगा, यानी कि 4 साल। तो यहाँ पे मुझे सीआई निकालना है किसके लिए? मुझे 10% का सीआई निकालना है 4 साल के लिए। 10% का सीआई अगर मैं 4 साल के लिए निकालता हूं तो आप सभी लोग जानते हैं 10% का सीआई 4 साल के लिए जो आता है वो आता है आपके पास 46.41%।
यही तो आता है। अब इनका अंतर हमें दिया हुआ है, बोलो इनका अंतर कितना दिया हुआ है, हमारे हिसाब से इनका अंतर कितना आएगा, आप बोलोगे 2.41% आएगा भैया, 41% आएगा। और इन्होंने कितना दिया हो, इन्होंने दिया हो 4200, सॉरी 442, यानी मैं कह सकता हूँ 2.41% की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी हो जाएगी, 442 हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे 100% की वैल्यू निकालनी, तो इसके 2 गुना है लगभग, तो 2 गुना है, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 20,000। पॉइंट वगैरह हट के, परसेंटेज हट के आपका 20,000 आंसर आ जाएगा। इतनी बात आपको एकदम समझ में आ गई कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, ध्यान से समझेंगे। देखो, रानी और रोहन की वर्तमान आयु 3:4 है। 3 वर्ष के बाद अनुपात क्या हो जाता है, 4:5 हो जाता है। अब से 24 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात बताना क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। इन्होंने बोला मैं मान लेता हूं जो वर्तमान आयु है रानी और रोहन की वो 3x है, और रोहन की जो है वो 4x है। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो। अब इसने 3 वर्ष के बाद की बात करी, यानी कि इसमें 3 वर्ष ऐड हुए होंगे और इसमें भी 3 वर्ष ऐड हुए होंगे, और होने के बाद जो इनका अनुपात आ गया वो 4:5 आ गया। समझ पा रहे हो बात को। इसको आप सोल्व कर लो, यहां से x का मान निकाल लो। ये हो जाएगा आपके पास 3 पंजे 15x हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 15, और बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16x हो जाएगा, और 4 हो जाएगा आपका 12। आपको यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी बिल्कुल 3। तो x का मान कितना हो जाएगा आपके पास, x का मान हो जाएगा 3। अगर x का मान 3 हो गया है दोस्तों, तो आप मुझे बताइए जो इनकी एक्चुअल जो वर्तमान इनकी आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे x का मान 3 है तो इसकी 3 3 9 वर्ष हो जाएगी, और इसकी हो जाएगी 12 वर्ष। और बात कर रहे हैं ये 24 साल के बाद की, यानी कि 24 साल इसमें ऐड करेंगे और 24 साल इसमें ऐड करेंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर 9 में अगर मैं 24 ऐड करता हूं तो 33 आता है, और इसमें अगर मैं 24 ऐड करूंगा तो 12 36 आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करो, आप इसको डिवाइड करेंगे तो 11 3 से कर जाएगा 11 बार, और 3 से कर जाएगा 12 बार, यानी कि जो अनुपात आएगा वो 11:12 आएगा। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो। 11:12 आपका सही उत्तर आ जाएगा, 11:12, 11:12 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6 नंबर। 70 से 100 के बीच आने वाली सभी जो अभाज्य संख्या है उनका औसत बताना। पहले 70 से 100 के बीच जो अभाज्य संख्या है उनको ऐड कर लो आप। जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी है, आप बोलोगे भैया ये अभाज्य संख्या देखो, 70 के बाद 71 आएगी, 71 के बाद आपके पास 73 आएगी, 73 के बाद आपके पास 79 आएगी, 79 के बाद आपके पास 83 आएगी, 83 के बाद आपके पास 89 आएगी, 89 के बाद आपके पास 93 आएगी, नहीं 93 तो होती है, 91 भी होती है, 97 आ जाएगी, फिर तो 97 आ गई, हाँ 97। अब ये होगी आपके पास 6 संख्याएं होगी, इन सबको ऐड करो और आपको डिवाइड करना है किससे, डिवाइड करना है इनको 6 से। तो जब आप इसको 6 से डिवाइड करें तो आपके पास 82 आंसर बनेगा। सोल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन नहीं है और कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने में कितना लाभ प्रतिशत प्राप्त होगा यदि उसको 4/5 में बेचने पर 12% की हानि होती है। देखो ध्यान से समझेंगे, मैं आपको इसको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आप मुझे बताइए, अगर वो 4/5 पहली संख्या के अगर 4/5 में बेच रहे हो तो 12% की हानि हो रही है। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर ये 4 रुपए में बेचता है तो इस पर हानि होती है 12% की, यानी कि 88% पे बिकता है। यानी मैं कह सकता हूं कि 88% की वैल्यू 4 है, तो मुझे यहां से 5 का मान निकालना है। भाई उसी रेट पे तो बेचूंगा, 5 वाले पे बेचूंगा, तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया यहां से आएगा आपके पास 110। तो आप मुझे बताओ, अगर 100% अपने आप में वैल्यू होती है तो 110 पे बिकेगी तो कितने प्रतिशत का फायदा होगा, आप बोलोगे 10% का फायदा होगा, 10% का। आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर है 8। 2310 व्यक्तियों को इन दलों में 3 दलों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले पक्ष के आधे यानी कि 1/2 हो जाएगा पहले पक्ष का, मैं मान लेता हूं पहला पक्ष ए है। दूसरे पक्ष का 1/3, तो दूसरे पक्ष का 1/3 1/3 हो जाएगा बी का। और तीसरे पक्ष का छठवां हिस्सा यानी कि तीसरा पक्ष कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ये क्या है, आपस में बराबर है। ये अगर आपस में बराबर है तो इनका रेशियो निकाल लेंगे। इनका रेशियो क्या आएगा, इनका रेशियो आ जाएगा भैया ए के नीचे वाली वैल्यू ए की हो जाएगी, यानी कि 2:3:6 आ जाएगा इनका रेशियो।
और ये टोटल सम कितना हो जाएगा, ये टोटल सम हो जाएगा आपके पास कितना 11 यूनिट। यानी मैं कह सकता हूँ 11 यूनिट का जो मेरे पास मान है वो कितना दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है 2310। यानी यहाँ से मैं 1 यूनिट का मान निकाल सकता हूँ। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपके पास 210, क्योंकि इसको डिवाइड करें 11 से, 11 दूनी 22, 11 कम 11 210। यानी कि 1 यूनिट का मान आपके पास 210 आ गया। तो आपके पास 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2 यूनिट का मान हो जाएगा 420, और 420 एक ही ऑप्शन में, ये ऑप्शन। क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ 420 अनुपात 630 अनुपात 1260 आपके पास इस हिस्से में आपको बांटे जाएगा, क्या लोगों को बांटा जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, ध्यान से समझेंगे। 9 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। 85 किलोग्राम चीनी के बिलियन में 30% चीनी है। बिलियन में चीनी की मात्रा 65% करने के लिए बिलियन में मिलाई जाने वाली चीनी की मात्रा बतानी कितनी होगी। ओके, ध्यान से समझेंगे एक बात को। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये 30% चीनी है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमें बनानी है 65%, और इसने ये भी बोला है कि मिलानी भी चीनी है, तो जो मिलाया गया होगा वो भी तो चीनी मिलाई गई होगी, यानी कि 100% चीनी मिलाई गई होगी। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए। यहाँ पे आप एलिगेशन लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। आप एलिगेशन लगाओगे तो क्या आएगा, देखो कितना बचेगा, 35 बचेगा, 35 बचेगा, 25, हाँ 35 ही बचेगा ना, 35, और यहाँ पे भी 35 बचेगा। यानी मैं कह सकता हूँ जो इनका अनुपात आएगा वो 1:1 आएगा, और इस 1 अनुपात का मान हो जाएगा, यानी कि 30% वाली चीनी कितनी है, 85 किलोग्राम है, 85 ग्राम सॉरी। तो आप मुझे बताइए इस 100% वाली जो चीनी हमें मिलाई होगी वो कितनी मिलाई होगी, वो भी 85 ग्राम ही मिलाई होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी आधे घंटे में पार कर देती है। धारा की विपरीत दिशा का मतलब होता है x + के y। अब 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है कितने समय में, आधे घंटे में, यानी कि 1/2 घंटे में। और कितने की स्पीड से, आप बोलोगे भैया x - के y की। क्यों x - y, क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है। यानी यहाँ से हमारे पास x - y का मान आ जाएगा। x - y बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 2 हो जाएगा x - y बराबर। ठीक है, दूसरी बात क्या दिया हुआ है, 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है 30 मिनट में, यानी वही आधे घंटे में तय करती है कितना है, धारा की दिशा में। और अगर धारा की दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी आधे घंटे में तय करती है, तो धारा की दिशा में चल रही है, यानी कि x + के y की चाल से चल रही होगी। तो यहाँ पे x + के y का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया x + y आ जाएगा आपके पास 3 दूनी 6। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। यहाँ से आप इन दोनों को जब ऐड करोगे तो यहाँ से 2x बराबर आपके पास आ जाएगा 8, और x का मान आपके पास आ जाएगा कितना, 4। यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या है, उसकी शांत जल में चाल है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है, क्योंकि नाव की चाल ये होती है, धारा की चाल ये होती है। ये नाव की चाल होती है, ये धारा की चाल होती है, नाव की चाल और ये धारा की। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसको चलाना कितना है, 8 किलोमीटर चलाना है। तो आप मुझे बताइए समय कितना लगेगा, 8/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 8/4 का मतलब हो जाएगा 2 घंटे, यानी कि 4 आपका ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 11। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी, ध्यान रखना सबसे छोटी संख्या बतानी जो 54, 12, 120 और 96 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आप यहाँ देखोगे 54 में क्या छुपा हुआ है, 9 छुपा हुआ, 9 × 4, 9 × 6, यानी वो संख्या देखनी है हमें जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो आप मुझे बताओ 9 से डिवाइड होने का मतलब d.9 होना चाहिए। इसका d.9 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसका d.9 आ रहा है भैया हमारे पास 4, तो ये नहीं हो सकता। इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, हाँ ये वाला आंसर हो सकता है। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, इसका डिजिटल सम आ रहा है भैया कितना, इसका डिजिटल सम आ रहा है 1, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, आप बोलोगे इसका डिजिटल सम भी 9 आ रहा है, तो ये भी आंसर हो सकता है। अब आपको देखना है आंसर क्या है। आप मुझे बताइए अगर 120 से डिवाइड होगी, देखो 120 का मतलब 0 से तो डिवाइड हो जाएगा, 12 के 12, 12 × 96, तो ये 120 से भी डिवाइड है। 96 से देखो, 96 से भी ये डिवाइड है। अब ये देखो ये भी 120 से डिवाइड और 96 से डिवाइड है। लेकिन हमें देखना क्या है, हमें देखना है क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या ये होगी भाई, इनसे छोटी संख्या तो ये होगी ना।
हमें तो सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो आंसर हमारे पास जो हो जाएगा, आंसर हमारे पास हो जाएगा 12,960। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12, ध्यान से समझेंगे। 0.34 अपॉन 0.012 ऑफ 0.4 इंटू 0.5, आपको इसको सोल्व करना है। देखो ये है आपके पास 0.36, इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसकी जब मल्टीप्लाई करूंगा ऑफ के साइन को हटाने के, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 0.0048, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें कितने से, 0.5 से, यानी मैं कह सकता हूँ 5/10 से। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? बोलो। 5/10 से इसको बात करनी है, आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी इसको जब आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटा देंगे तो हो जाएगा 36 गुणा 100, ये हो जाएगा आपके पास 36 गुणा 100 बटे हो जाएगा 48, और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 5/10। ठीक है, ये 45 नहीं 48 है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बात को? 48। आप इस 1 0 से 1 0 काट देंगे, 12 या 36, 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है, और 3 पंजे 15, 15 150, 150 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 35 37.5 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 37.5। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे एक बार। एक सेमिनार में संगीत, शारीरिक शिक्षा और ललित कला में प्रतिभागी की संख्याएं क्रम से 216, 96 और 168 है। यदि प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या समान है और किसी भी कमरे में एक से अधिक प्रतिभागी नहीं बैठे, तो बताना आवश्यक कमरों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखो आप देखोगे इसका HCF, आपको क्या करना है, जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको HCF निकालना है। HCF क्या होता है? HCF जो संख्या आएगी उसका मतलब होगा कि इतने इतने लोग बैठाए जाने हैं। जब HCF हम इसका निकालेंगे, इसका मतलब होगा कि इतने इतने लोग बैठाए जाने हैं। तो अगर इतने इतने लोग बैठाए जाने हैं तो आप मुझे यहाँ से बताएंगे, कमरों की संख्या कितनी होगी। देखो आप इसका HCF निकालोगे तो इसका HCF कितना आ जाएगा, देखो ये 8 से कट जाएगा, ये 8 से कट जाएगा, कितना 8 गुणा 27, 8 7 56, 8, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। तो 24 से भी कट जाएगा। 24 से कितने, 24 नंबर 216 होते हैं, तो 24 नंबर 216 होते हैं। 24 गुणा 9 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूँ, 96, इसको लिख सकता हूँ 24 गुणा 4, 24 चौक 96 हो जाएगा ना। ये 4 से 24 से कट जाएगा, 24 से कितनी बार कटेगा, 7 बार कट जाएगा। 7 चौक 28 का 8 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 और 2 16 हो जाएगा, यानी कि 24 गुणा कितना हो जाएगा, 24 गुणा 7 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, 24 कॉमन नंबर है, 24 कॉमन नंबर है, इसका मतलब है कि 24 इसका क्या है, 24 इसका हो जाएगा दोस्तों HCF। और 24 HCF होने का मतलब है कि जो प्रतिभागियों की जो संख्या है वो 24 संख्या में हमें डिवाइड करना। तो आप मुझे बताओ ये बची हुई जो संख्या होगी यही तो कमरे होंगे, कि भाई पहले जो प्रतिभागी हैं संगीत वाले उनको 9 कमरे की जरूरत है, दूसरे जो है उनको 4 कमरे की जरूरत है, और तीसरे जो उनको 7 कमरे की जरूरत है। तो टोटल मिला के कितने रूम की जरूरत पड़ेगी, कितने रूम की जरूरत पड़ेगी? आप बोलोगे भैया ये पड़ेगी हमारे पास 20 रूम की जरूरत। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 3/2 है, विक्रय मूल्य यानी कि SI जो है दोस्तों, SP जो है यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो बराबर दिया हुआ है 3x के, और कॉस्ट प्राइस जो दिया हुआ है CP बराबर दिया हुआ है 5x के। अब इससे पूछा कि हानि कितनी होगी, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे हानि कितनी हुई, 2x की हानि हुई, और किस पे हुई, 5x पे हुई, और मल्टीप्लाई हो जाएगी 100, तो कितना आ जाएगा, 40% आंसर आ जाएगा। 40% आंसर आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज पर कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से एक मूलधन 8 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। अगर स्वयं का 5 गुना होगा तो मैंने आपको बताया था, अगर मूलधन स्वयं का 5 गुना होगा तो यानी कि 4 गुना उसको ब्याज मिला होगा, और 1 गुना खुद उसके में मूलधन होगा, तभी तो मिश्र धन उसका 5 गुना बना होगा। तो आप मुझे बताइए 4P जो होगा दोस्तों वो तो ब्याज होगा, और ब्याज बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट R इंटू टाइम 8/100 आ जाएगा। समझ गए, P से P डिवाइड हो जाएगा, 4 से कितनी बार कर जाएगा, 4 से 2 बार कर जाएगा, तो R का मान कितना आ जाएगा, R का मान आ जाएगा 50%, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 50%।
अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको ध्यान से समझना है आपको। लेवल नंबर क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, आपको इसको ध्यान से समझना है, आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। आपको इसको कैसे बहुत ध्यान से समझना है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि क्वेश्चन हमें दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है यदि यदि घनाभ हमें दिया हुआ है कि यदि बी और एस क्रम से एक घनाभ की भुजाएं क्या है, ए बी सी है, के आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को दर्शाता है। जो बी है वो किसको दर्शाता है, उसके वॉल्यूम को, एस किसको दर्शाता है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को दर्शाता है। तो इसमें से कौन सी बात सत्य होगी ये आपको बतानी है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन बताना है, तो आप बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ, एक घनाभ की बात हो रही है, घनाभ की, क्यूबॉइड की बात हो रही है, घनाभ की, घनाभ की बात हो रही है। घनाभ का जो आयतन होता है, वॉल्यूम, वो कितना होता है। आप बोलोगे भैया वॉल्यूम जो इसका होता है वो ए इंटू बी इंटू सी होगा, यानी कि इसकी भुजाओं का मल्टीपल होगा, ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा। भुजाओं का गुणनफल, भुजाओं का गुणनफल होगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ ए बी सी हो जाएगा। ए बी सी हो जाएगा दोस्तों इसका क्या, ए बी सी, ए बी सी इसका हो जाएगा क्या, वॉल्यूम। अब अगर मैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल एस की अगर मैं बात करता हूँ तो एस क्या हो जाएगा, एस होता है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है। देखो एक बात मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ से ए का मान निकालता हूँ, ए का, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे बी अपॉन बी सी हो जाएगा। और अगर मैं b का मान निकालता हूँ, b का, तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो b अपॉन ए सी हो जाएगा। और अगर मैं c का मान निकालता हूँ, c का, तो c बराबर क्या हो जाएगा, b अपॉन ए बी हो जाएगा। समझ गए बात को, इतनी बात समझ में। अब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, s बराबर निकाल दो आप। s बराबर कितना दिया हुआ है, s बराबर दिया है 2 इंटू, अब आप मुझे बताइए यहाँ से a का मान अगर मैं रखना चाहूँ, यहाँ पे अगर मैं a का मान रखना चाहूँ तो b अपॉन बी सी हो जाएगा, b अपॉन बी सी इंटू बी हो जाएगा, ठीक है, बात आ गई समझ में। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे किसका, अगर मैं यहाँ पे दोस्तों किसका मान रखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे किसका मान रखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे ए का मान रखना चाहूँ तो ए अपॉन कितना हो जाएगा, ए अपॉन ए सी हो, ए अपॉन किसका, बी है ना, तो बी सी का, यानी कि बी का मान रखना चाहूँ तो ए सी हो जाएगा इंटू सी हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू सी हो जाएगा। बात आ गई समझ में। और प्लस अगर मैं यहाँ पे किसका मान रखना चाहूँ, यहाँ पे अगर मैं रखना चाहूँ दोस्तों किसका मान, अगर मैं यहाँ पे सी का मान रखना चाहूँ, सी का, तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे बी अपॉन ए बी, और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा दोस्तों ए, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। मैंने क्या काम किया है, मैंने यहाँ पे तो मैंने ए का मान रखा है, यहाँ पे मैंने बी का मान रखा है, यहाँ पे मैंने सी का मान रखा है, ठीक है। इनको चेंज करके रख दिया। देखो यहाँ से बी से बी कट जाएगा, यहाँ सी से सी कट जाएगा, यहाँ ए से ए कट जाएगा। अब जो आपके पास बनेगा वो कितना बनेगा, आप बोलोगे भैया अब जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा हमारे पास कितना, देखो एस बी में सब में कॉमन ले लूँगा, बी अगर सब में कॉमन ले लूँगा तो हो जाएगा 2b, और इंटू में क्या आएगा 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी आएगा। यही तो आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ, देखो अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें b के बराबर दिया हुआ है ना, तो अगर मैं b का मान निकालता हूँ, b का, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन बी, और 1 अपॉन बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 अपॉन एस हो जाएगा, और इंटू क्या आ जाएगा 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी हो जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन बी हो जाएगा। तो आंसर जो आपके पास हो जाएगा दोस्तों, वो आंसर हो जाएगा आपके पास ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई, ए उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, यदि x और 117 का महत्तम समावर्तक 2x माइनस के 117 के रूप में व्यक्त है, तो आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। देखो एक चीज़ का ध्यान रखो, मुझे आप बताइए कि इसका जो आपका महत्तम समावर्तक का मतलब है कि इसका HCF जो होगा वो HCF होगा इसके मल्टीपल, यानी कि जो भी HCF होगा वो यहाँ पे जो संख्या होगी और यहाँ जो संख्या होगी उन दोनों के मल्टीपल होगा। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसी संख्या जरूर होगी जो इसके किसी ना किसी एक मल्टीपल से डिवाइडेड है। और ये क्या होता है, ये 13 गुणा 9 होता है,
13 गुणा 9। तो यानी कि यहाँ जो संख्या होगी या तो वो 13 का मल्टीपल होगी या तो वो 9 का मल्टीपल होगी। तो आप मुझे बताओ इसमें से 9 का मल्टीपल कोई संख्या दिख रही है? बिल्कुल भी नहीं दिख रही। आप मुझे बताओ 13 का कोई मल्टीपल संख्या दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है, 65। तो वो संख्या जो होगी वो 65 होगी। अगर वो संख्या 65 हुई तो मुझे आप बताइए, अगर वो संख्या 65 हुई तो इसका एलसीएम जो है, एचसीएफ जो आएगा, वो एचसीएफ निकल के आएगा इसका 13। और 13 एचसीएफ यहाँ से आप चेक कर लीजिए। 13 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करूँगा तो कितना आएगा? एक्स की मल्टीप्लाई अगर 2 से करूँगा तो 130 आएगा। 130 में से अगर मैं 117 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? 65 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 18। एक पुस्तक को टाइप करने की जरूरत है। ए इसे 15 दिनों में टाइप कर सकता है, बी इसे 12 दिनों में टाइप कर सकता है, सी इसे 20 दिनों में टाइप कर सकता है, डी इसे 8 दिनों में टाइप कर सकता है। यदि ए और डी की टीम का नाम वीनस है के रूप में एक साथ कार्य करते हैं, बी और सी का टाइम मरकरी है के रूप में एक साथ कार्य करते हैं, ए और सी की टीम का जो नाम है वो मार्स है और एक साथ कार्य करते हैं, तो तीनों टीम में से कौन सबसे पहले इस काम को कर देगा, ये बताना है। देखो अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखो ए इस काम को कितने दिनों में कर देता है, यानी कि इस टाइप कर देता है, इस बुक को 15 दिनों में टाइप कर देता है। अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी कितने दिनों में टाइप कर देता है? आप बोलोगे भैया 12 दिनों में। और सी कितने दिनों में टाइप कर देता है? आप बोलोगे 20 दिनों में। और आप बोलोगे डी कितने दिनों में टाइप कर देता है? 8 दिनों में टाइप कर देता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप मुझे बताओ, देखो अगर आप यहाँ से भी अगर आप क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो तो यहाँ से भी हो जाएगा। देखो आप मुझे बताओ ए और डी कितने दिनों में मिलके काम करेंगे? एलसीएम ही ले लेते हैं ना, इसको हम एलसीएम ही ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे हम कितना? आप मुझे बताओ इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 120। 120 एलसीएम आ जाएगा। 15 अट्ठे 120 होते हैं, 12 से 10 बार जाएगा, 20 से कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, और 8 से जाएगा 15 बार। यानी कि इनकी अलग अलग क्षमता आ जाएगी, अलग अलग क्षमता आ जाएंगी। आप मुझे बताओ ए और डी मिलके कितनी क्षमता हो जाएगी ए और डी की? जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वही कम दिन लेगा। तो आप ए और डी की क्षमता निकाल दो। ए प्लस डी की क्षमता कितनी है? ए प्लस डी की क्षमता है भैया 23। ठीक है, यानी कि बीनस की क्षमता है, ये बीनस की, ये किसकी क्षमता है? ये बीनस की क्षमता है। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ बी और सी, बी प्लस सी की अगर क्षमता की बात करता हूँ तो मर्क्यूरी की क्षमता की बात करता हूँ, बी प्लस सी का मतलब हो जाएगा 16। एक्स की क्षमता इससे कम है। अभी तक कौन जीत रहा है? वीनस जीत रहा है। अब मार्स की अगर मैं बात करता हूँ ए प्लस सी की, तो ए प्लस सी का मतलब कितना है? ए कितना है? 8, और सी कितना है? सी है 6। 8 से कितने होते हैं? 14। तो ये तो इससे भी कम है। यानी कि जिसकी क्षमता सबसे अधिक होगी वही सबसे कम टाइम लेगा। तो आप मुझे बताओ सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी है? ए प्लस डी की। तो ए प्लस डी का मतलब हो जाएगा बीनस इसको पूरे दिन बहुत जल्दी काम को कर देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। ये वेटेज का क्वेश्चन है आपके पास। एक कक्षा में 5 परीक्षणों का महत्व है और उन परीक्षणों में से ऋतु द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो हैं ये हैं। 5 परीक्षणों में उनके द्वारा प्राप्त प्रतिशत का भारित क्या बताना है? भारित औसत बताना है कितना होगा। भारित औसत का मतलब होता है वेटेज कितना होगा, बेसेड एवरेज कितना होगा, बेसेड एवरेज। तो आप मुझे बताइए ये जो होता है ना, ये होता है आपका स्कोर जो होता है आपका, स्कोर की मल्टीप्लाई अगर आप वेटेज से करते हो तब आता है आपका भारित औसत। मैं एक बार आपको बता देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है भारित औसत का। भारित औसत अगर मैं बात करता हूँ क्या होता है? भारित औसत बराबर होता है जो इनका स्कोर होता है, स्कोर, और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके वेटेज से। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्योंकि हमें क्या निकालना? औसत निकालना पूरा, तो इसको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करेंगे, क्योंकि योग निकालने का औसत के लिए योग करके डिवाइड कर देंगे। तो आप मल्टीप्लाई करो, देखो पहले कितना आएगा, कर सकते हो उसको आप अब तो बहुत आराम से। अगर मुझे निकालना है तो 12/20 हो जाएगा, 12/20। ठीक है, ये 12/20 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई 15/100 से होगी। ठीक है, प्लस फिर कितना आएगा? फिर 16/20 होगा, और इसकी मल्टीप्लाई किससे? 12/20 से होगी। फिर कितना आएगा? फिर आपके पास आएगा 40/50, और इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी? 30/100 से। अब इसी तरीके से आपका ये मल्टीप्लाई हुआ, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ कितने से, नंबर जितने हैं। अब उसके बाद डिवाइड करने के बाद आपका जो इसका आंसर आएगा वो बी ऑप्शन आएगा। आप इसको कर सकते हो बहुत आसानी से, मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की मैं बात करता हूँ। 20 क्वेश्चन क्या है, देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे।
3 कंटेनरों का आयतन क्या है? 4:5:6 के अनुपात में, ये अनुपात है, यानी कि इनकी क्षमता है 4, एक की क्षमता 4 है, दूसरे की 5 है, 3 की। अगर इनकी क्षमता इतनी है तो आप मुझे बताइए इसमें क्या दिया हुआ है? 3 कंटेनरों का आयतन इतना है, बेक्रम से 3:1, 3:2, 5:1 के अनुपात में पेट्रोल और केरोसिन है के हैं मिश्रण में भरे हुए हैं। इन तीनों कंटेनरों को मिश्रित की पूरी एक मात्रा को एक चौथे कंटेनर में डाल दिया जाता है, तो मिश्रण में कितना पेट्रोल कितना केरोसिन होगा ये बताना। देखो, पहला जो कंटेनर उसको मान लेता हूँ मैं ए, दूसरा जो कंटेनर उसको मान लेता हूँ बी, और तीसरा जो कंटेनर उसको मान लेता हूँ सी। इसकी क्षमता 4 है, ठीक है, इसकी क्षमता 5 है, ये भी बात ठीक है, और इसकी क्षमता 6 है। आप इनको बराबर कर लीजिए, 3 और 1 4 है क्षमता, यानी कि इसमें जो पेट्रोल होगा वो 3 लीटर होगा, और इसमें जो केरोसिन हो जाएगा वो 1 लीटर हो जाएगा। इसमें जो पेट्रोल हो जाएगा वो 3 लीटर, और इसमें जो केरोसिन हो जाएगा वो 2 लीटर। इसमें जो पेट्रोल हो जाएगा 5 लीटर, इसमें जो केरोसिन हो जाएगा वो 1 लीटर। पेट्रोल को एक जगह ऐड कर दीजिए, केरोसिन को एक जगह ऐड कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा 3 और 3 6 5 11, 11:4 आपका सही उत्तर आ जाएगा। 11:4 आपका सही उत्तर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। देखो, एक छड़ी को 21 मीटर लंबे, 18 मीटर चौड़े और 12 मीटर ऊंचे होल के अंदर रखा गया है। छड़ी की अधिकतम संभावित लंबाई बतानी क्या होगी? देखो, छड़ी की अधिकतम संभावित जो लंबाई होती है वो उस होल के डायगोनल के बराबर आती है, यानी कि विकर्ण के बराबर आती है। और होल क्या होता है? होल अपने आप में क्यूब होता है। तो आप मुझे बताओ, क्यूब जो होता है उस क्यूब का जो डायगोनल होता है, डायगोनल जो होता है उसका, वो कितना होता है? आप बोलोगे भैया √L² प्लस के B² और प्लस के H² होता है। बात आ गई समझ में? आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, उस छड़ी की अधिकतम लंबाई, आपको संभावित लंबाई का पता चल जाएगा। तो L कितना है? 21 का स्क्वायर कितना हो? 441 प्लस B कितना है? B है 18, 18 का हो जाएगा 324, ठीक है, प्लस 12 का कितना हो जाएगा? 144। आप इन सबको ऐड करेंगे। आप जब इन सबको ऐड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो ध्यान रखेंगे कितना आएगा। आप इन सबको ऐड करो, 4 4 8 1 9 आएगा, यूनिट पे 9 आ जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? यूनिट डिजिट पे 9 आपके पास आएगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आपके पास लगभग बनेगा कितना? ये लगभग आपके पास बनेगा 909 बनेगा। और 909 का मतलब क्या होता है? 900 तो देखो दोस्तों कितना होता है? 900 किसका स्क्वायर होता है? आप बोलोगे 900 स्क्वायर होता है भैया 30 का होता है, तो लगभग 30 के पास बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बात इतनी आ गई समझ में कि नहीं आ गई आपको? तो लगभग आपके पास 30.14 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30.15 सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 30.15, यानी कि जो संभावित लंबाई होगी उस छड़ी की वो होगी 30.15 मीटर। अगले मैं क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन कितना है? 22 नंबर। इसने बोला कि x × 3 - के 2/x बराबर 3/x दिया हुआ है, x² + 1/x² का मान निकालना। देखो ध्यान से समझेंगे। इसने बोला कि x × 3 - के 2/x और बराबर दिया हुआ है 3/x। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x माइनस के, ये हो जाएगा 2, और ये बराबर हो जाएगा दोस्तों कितना? 3/x के। बात आ गई समझ में? इस 3/x को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x माइनस के 3/x और बराबर हो जाएगा 2। क्या यहाँ से मैं x - 1/x को निकाल सकता हूँ? x - 1/x हो जाएगा 2/3। यहाँ से मुझे क्या निकालना है? x² + 1/x²। तो x² प्लस के 1/x² बराबर जो हो जाएगा दोस्तों, वो इसमें क्या होगा? इसकी मल्टीप्लाई होके, इसका स्क्वायर होके इसमें +2 होगा, क्योंकि ये माइनस से प्लस में जा रहा है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 2/3 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपके पास 2, क्योंकि ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 4/9, यानी कि 2 सही 4/9 आंसर आ जाएगा। 2 सही 4/9 आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 है। यदि किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कितना 75 डिग्री है, तो इसमें सबसे छोटा कोण कौन सा, न्यूनतम सबसे छोटा कोण संभावित कौन सा हो सकता है? आप बोलोगे भैया 30 डिग्री होगा, क्योंकि 30 डिग्री से क्या कर रहा है? 30 डिग्री से आराम से इसका क्या हो जाएगा? आराम से सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि देखो 75 प्लस 75 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा 30, तो 160, 100 कितना बैठ रहा है? 180 बैठ रहा है, तो संभावित है बिल्कुल। 30 डिग्री सबसे संभावित है, यानी कि सबसे छोटा मान 30 डिग्री हो सकता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 24 नंबर का। 3 व्यक्ति हैं ABC, एक ही समय में एक ही दिशा में वृत्ताकार खेल
वृत्ताकार खेल के मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर को 75 सेकंड में, दूसरा चक्कर जो बी है वो 175 सेकंड में, जो सी है वो 135 सेकंड में क्या करता है, 130 सेकंड में क्या करता है, चक्कर को काट देता है। यदि सभी एक ही बिंदु से शुरू होते तो कितने समय के बाद उस बिंदु पे आके मिलेंगे, ये बताना। आपको क्या करना है, मैंने आपको इस तरीका बताया है कि आपको क्या करना है, आपको इसका एलसीएम निकाल देना है। तो आप एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो ए कितने सेकंड में करता है, एक 75 सेकंड में पार करता है, यानी कि उस चक्कर को पूरा करता है। बी कितने सेकंड में करता है, 175 में करता है। सी कितने में करता है, आप बोलोगे 130 में करता है भैया। तो आप इनका एलसीएम निकाल दो। जब आप इनका एलसीएम निकालोगे, कैसे निकालोगे, मैं आपको बेसिक तरीके से बताता हूँ एलसीएम निकालना। बिल्कुल बेसिक तरीका क्या है एलसीएम निकालने का, इसको लिखो 75 को यहाँ, 175 को यहाँ लिखो, 130 को यहाँ लिखो। आप सबको किससे डिवाइड करो, पहले 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 26। फिर इनको 5 से डिवाइड करो, जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करते जाओ, जो नहीं हो रहा उसको छोड़ दो, ये आ जाएगा 26। अब ये सारे के सारे दोनों प्राइम नंबर 26 से डिवाइड कर सकते हो। 25 और 25 कितना हो जाएगा, इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 25 गुणा 3 गुणा 7 गुणा कितना 26, यानी कि इतनी सेकंड में आएंगे वे दोनों एक साथ मिलके, यानी कि तीनों जो है वो इतनी सेकंड के बाद मिलेंगे। अब क्योंकि मिनट में बताना तो हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड करेंगे क्यों मिनट निकाल देंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, देखो आप इसको डिवाइड करो 3 से, 3 से कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। 4 से 5 से जाएगा आपके पास 4 बार, और 5 से कितनी बार जाएगा, 5 से 5 बार जाएगा। ये 2 से जाएगा 2 बार, ये 2 से जाएगा 13 बार। ये कितना आ जाएगा, 13 सत्ते 91, 5 5 में 45, यानी कि 455 बटे कितना आ जाएगा, 455 बटे 2, और 455 बटे 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 427 दूनी 54 होता है, 227 सही 1 बटे 2 लिख सकता हूं, 227 सही 1 बटे 2 लिख सकता हूं, यानी कि ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है। इन्होंने बोला है कि x और y संख्या 6, 5, 3 x y के 2 अंक इस प्रकार हैं कि यदि यह संख्या किससे 80 से विभाजित हो तो x प्लस y का मान बताना। आप मुझे बताओ, अगर संख्या 80 से विभाजित होगी यानी कि एक संख्या जो बाद की होगी वो 0 जरूर होगी, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि जो x और y में है तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 0 हो जाएगा, ये निश्चित है। तो y बराबर 0 हो जाएगा। अब 8 का डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमें बाद के 3 अंक देखने पड़ते हैं, तो बाद के 3 अंक उतार लो आप यहाँ से। 3 x और y का मान 0 है तो यहाँ पे आप वैल्यू रखो। अगर x का मान 2 रखूंगा तो 8 से कट जाएगा, यानी कि 2 के हिसाब से तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा, तो आंसर नहीं हो सकता, 2 तो आ ही नहीं सकता। फिर अगर मैं यहाँ पे 2 के बाद 6 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 360। आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, आप इसको 8 से डिवाइड करके देखो, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 आ जाएगा, बहुत आराम से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो आंसर आएगा, आंसर x का मान जो आएगा, x का मान 6 आएगा, और y का मान कितना हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा। तो 6 + 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप निकालोगे 6 + 0, 6 + 0 बराबर हो जाएगा 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 26। एक बॉक्स में 25 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए के मूल वर्गों के सिक्के हैं, यानी कि 25 पैसे का मतलब हो जाएगा 25 पैसे, और 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। यदि मूल वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है तो मैं मान लेता हूं ये भी x सिक्के हैं, ये भी x सिक्के हैं, ये भी x सिक्के हैं, ठीक है, सारे x सिक्के हैं। तो पैसे कितने बन रहे हैं, टोटल 455 पैसे बन रहे हैं। आप इनको सबको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 3.25x हो जाएगा, ये टोटल सिक्के हो जाएंगे। अब ये जो बराबर है ये टोटल मूल्य हो जाएंगे, क्योंकि सिक्कों की संख्या x है ना, तो ये टोटल मूल्य हो जाएंगे। ये टोटल मूल्य किसके बराबर हो जाएगा, 455 के बराबर हो जाएगा। यहां से आपको x का मान निकालना है, यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकलेगा, 455 का आपको x का मान निकालना है। 455 को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3.25 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से जब आप डिवाइड करोगे तो x का मान जो आपके पास आएगा वो 140 निकल के आएगा। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि बॉक्स में 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। देखो जब 1 रुपए की भी एक सिक्के हैं और 2 रुपए के भी एक सिक्के हैं, 25 पैसे के भी एक सिक्के हैं, ठीक है, 25 पैसे हैं ये। तो आप मुझे बताओ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, यानी कि 1 रुपए के भी 140 सिक्के होंगे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास कितना है, क्वेश्चन नंबर 27। एक बैंक खाते में 50,000 रुपये जमा है, खाते में पहले से भी कुछ पैसे जमा थे। अब बैंक 1 साल के साधारण ब्याज के रूप में 7500 रुपये देता है।
साधारण ब्याज की दर 4.5% प्रति वर्ष है। खाते में पहले से कितने रुपए थे ये बताना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप अगर समझोगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे। आप मुझे बताइए एक साल में कितने प्रतिशत का ब्याज दर दे रहा है, 4.5 का, और 4.5% का ब्याज दर दे रहा है। तो एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी परसेंटेज होता है। तो आर टी परसेंटेज से भी तो हम एस आई निकाल सकते हैं। एस आई बराबर कितना होता है, एस आई बराबर आर टी परसेंटेज होता है। समझ पा रहे हो? तो आर टी परसेंट, आर का मान कितना है 4.5, टी का मान कितना, एक साल। तो इसका जो परसेंटेज आएगा वो किसके बराबर है, 7500 के बराबर है। यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 1% की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो कितनी आएगी, आप बोलोगे भैया 7500 और बटे 7500 बटे कितना आएगी 35, 75,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 9, ये हो जाएगा आपके पास 15। यानी मैं कह सकता हूँ 1% का जो मान मेरे पास आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा दोस्तों 15,000 बटे 9। अगर मुझे 100% का मान चाहिए, यानी कि जो उसमें टोटल खाते में पैसे थे जो जमा किए वो भी और जो पहले जमा थे वो भी, तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 15,000 की मल्टीप्लाई जब 100 से होगी तो 2 जीरो और लग जाएंगे और बटे 9 हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा। ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे। आप मुझे बताइए ये टोटल पैसे हैं, जो टोटल पैसे उस खाते में हैं, और स्टार्टिंग में कितने पैसे थे ये हमें बताने। तो मुझे बताइए जमा कितने किए हमने जमा कितने किए। तो आप यहां से निकाल दीजिए 1 लाख, कितना था ये 15 लाख है ना, 15 लाख, 5 जीरो है ना, हाँ 15 लाख बटे 9, इसमें से माइनस कर दो आप 50,000 जो आपके पास थे। अब 50,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से आपके पास बचेगा कितना, 50,000 इसमें से माइनस करोगे तो 45, 4,50,000 माइनस करने पड़ेंगे, यानी कि 10,05,000 बचे, 50,000 बचेंगे। 10,50,000 बटे कितना हो जाएगा 9, तो आपको इसको 9 से डिवाइड करना, 9 कम 9 आ जाएगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा, फिर 9 कम 9 आ जाएगा, देखो 9 से काटेंगे, 9 कम 9 हो जाएगा, बचेगा 1, 9 कम 9 बचेगा कितना है आपके पास 6 बचेगा, तो 9 छंग 54 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि 116 से डिवाइड, 116 से शुरू होनी चाहिए संख्या, यही आंसर आ जाएगा आपके पास। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपके पास सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 28। 64 रुपये प्रति किलोग्राम का औसत मूल्य प्राप्त करने के लिए 67.5 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल को 60 रुपये प्रति किलोग्राम चावल वाले मूल्य के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए। आसान क्वेश्चन है, हमें मूल्य प्राप्त कौन सा करना है, औसत ये बोल रहे हैं 64 रुपये, और एक कितना है, एक है हमारे पास 67.5 रुपये वाला, एक है हमारे पास 60 रुपये वाला। आप इसका एलिगेशन लगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 3.5 बचेगा, यहाँ बचेगा 4, तो कितना हो जाएगा 40 से 45 हो जाएगा, सॉरी 40 से 35, यानी कि 8:7 आ जाएगा, 8:7 आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। ये थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है। जे और एफ उत्तर की ओर सम्मुख है, उत्तर की यानी कि नॉर्थ की ओर इनका मुंह है। मैं मान लेता हूँ ये एक लाइन होगी, यहाँ पे मान लेते हैं एक लाइन होगी, ठीक है, ये एक लाइन होगी, और इस पे क्या है, एक एफ बैठा है और एक जे बैठा है। ध्यान से समझेंगे, दाएं छोर से शुरू करके एफ बाएं और 10वें नंबर पे बैठा, यानी कि ये 10वें नंबर पे बैठा, तो 10वें नंबर पे गिन लो आप यहाँ से, 1 नंबर ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7, 8, 9 और एक 10। यहाँ बैठा है कौन, यहाँ बैठा है आपके पास एफ, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात क्या दी हुई है, दूसरी बात दी हुई, और बाएं छोर से शुरू करके जे दाएं ओर से 9वें स्थान पर बैठा है, दाएं ओर से 9वें स्थान पर, और अब एफ जो है जे के निकटतम दाएं है, एफ जो है जे के निकटतम क्या है, दाएं है, यानी कि एफ जो है जे के निकटतम दाएं है, यानी कि उससे अगला नंबर जे है, एफ है, यानी इस तरीके से है कि अगर जे यहाँ है उससे अगला नंबर एफ यहाँ है। समझ गए बात को, तो आपको ध्यान से समझना है। अब जे एफ जो है जे के निकटतम दाएं है, निकटतम दाएं है, तो इधर से 9 नंबर गिन लो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास जे। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अब एफ जो है जे के निकटतम दाएं है, तो आप मुझे बताइए जे के निकटतम दाएं है, बिल्कुल सही बात है, आप इन सबको गिन लो। देखो 10 तो यहाँ ही थे, 10 और 9 19, तो कितने नंबर हो जाएंगे, 19 आंसर आ जाएगा आपके पास। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 30।
500 के अंकित मूल्य पर 20% और 15% की दो क्रमागत छूट देने के बाद एक्स में बेचा जाता है। एक्स का मान बता, बहुत आसानी से बता सकते हो, छूट लगा देंगे, बहुत आसानी से बता सकते हो। 20 और ये कितना हो जाएगा, 20 और 15 कितना हो जाएगा आपके पास 35। 35 में से आपको कितना निकालना, 3। 32% की छूट देंगी, 32% का छूट का मतलब हो जाएगा 68, और 68 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 340 आएगा। ठीक है, ऐसे करने चाहिए आपको क्वेश्चन। राहुल अपनी आय का 70% खर्च करता है, उसकी आय 15% बढ़ जाती है और उसका खर्च 7.5% बढ़ जाता है। उसकी बचत प्रतिशत बतानी कितनी। कर सकते हो, बहुत आसान से कर सकते हो आप, बता देता हूँ चलो फिर भी। 70% खर्च करता है, तो आप मुझे बताओ अगर उसकी आय 100 रुपये थी, 70 उसने खर्च कर दी, तो बचेगी कितनी उसके पास, 30 बचेगी। ठीक है, 15% उसकी आय बढ़ जाती है, यानी कि 115 हो जाती है उसकी आय, और खर्च हो जाता है 7.5 बढ़ जाता है, 7.5 खर्च बढ़ जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 70 का 7.15 है ना, तो मुझे 70 का 107.5% निकालना पड़ेगा। तो 107.5% निकालूंगा तो आएगा 75.25। अब मुझे बताओ 105 में 115 में से मैंने 75.25 रुपये खर्च कर दिए, तो मेरे पास बचे कितने, आप बोलोगे भैया 39.75 रुपये आपके पास बचे। तो इसका परसेंटेज बताना, 9.75 रुपये बढ़ गए और बटे हो जाएगा आपके पास 30, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। ठीक है, ये 2 जीरो ये हो जाएगा आपके पास, 2 जीरो से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास 975/30। 3 से डिवाइड करो, 3 3 9 हो जाएंगे, और 3 3 9 हो जाएंगे, यानी कि 50 नहीं हो सकता, 25 नहीं हो सकता, बचेगा कितना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि ये 30 भी नहीं हो सकता, 32.5 आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 560 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु कितनी, 11 वर्ष, और स्कूल में औसत आयु जो है कुल वो 11 वर्ष 9 महीने है, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या बतानी कितनी होगी। आसान क्वेश्चन है, एलिगेशन से करते हैं। 12 वर्ष का मतलब हो जाएगा 12 12 144 महीने। दूसरा कितना है, लड़के, ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं सॉरी बॉयज, और ये गर्ल्स हैं इधर, कितनी है, 11 की 12 से मल्टीप्लाई करूंगा 132 आएगा, और 132 ही और 9 कितना 141 आ जाएगा ओवरऑल। आप यहाँ से एलिगेशन लगा दो, 3 आ जाएगा, ये बचेगा आपके पास कितना 9, यानी मैं कह सकता हूँ कि 3:1 के अनुपात में बटेंगे, और 3:1 के अनुपात में, यानी कि 560 जो है वो 4 यूनिट की वैल्यू है। मुझे 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी, तो कितना आ जाएगा, 14 चौका 56 आ जाएगा, यानी कि 140 हमारे पास आ जाएंगी लड़कियां। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, 3 मोबाइल फोन और एक वॉकमैन का मूल्य 80,000 रुपये है। 3 मोबाइल फोन, तो 3 मोबाइल फोन को मैं कह देता हूं 3 मोबाइल फोन प्लस एक वॉकमैन, यानी कि W कह देता हूं, इसका जो मूल्य है वो कितना है 80,000 रुपये, 80,000। जबकि 5 मोबाइल फोन, ठीक है, 5 मोबाइल फोन प्लस 2 वॉकमैन का क्या मूल्य है, यह है आपके पास 1,50,000, 1,50,000 है। आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास जो आएगा निकल के, कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 6M प्लस के ये आ जाएगा आपके पास 2W, और बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 1,60,000। ठीक है, आप इसको डिवाइड करो, इस वाली इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन माइनस कर दो, तो ये तो कट ही जाएगा, यहाँ बचेगा M बराबर कितना आ जाएगा, M बराबर आ जाएगा 10,000, यानी कि जो मोबाइल की वैल्यू है वो 10,000 है। हमसे पूछा क्या गया है, एक फोन और एक फोन का मूल्य ज्ञात कीजिए, एक फोन का मूल्य 10,000 है, डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करता हूं 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहना चाह रहा है, देखो ध्यान से समझेंगे। 8,000 का मूल्य X% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतना हो जाता है। 800 रुपये का मूलधन है, और कितना हो जाता है 992 हो जाता है। आप मुझे बताओ यहाँ से SI कितना मिला, SI कितना हो जाएगा, SI हो जाएगा 192, फॉर्मूला लगा देंगे SI बराबर PRT/100। SI कितना हो जाएगा 192 बराबर मूलधन कितना है 800, ब्याज दर कितनी है X, समय कितना है 4/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 से कितनी बार कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 4 से कट जाएगा 6 बार, तो X का मान कितना आ जाएगा, X बराबर आ जाएगा 6%।
6% आ जाएगी ब्याज दर। हमसे बोला यदि ब्याज दर कितनी x प्लस के 5% है तो 4 साल में मूलधन कितना हो जाएगा। आप मुझे बताओ, अब जो ब्याज दर हो जाएगी नई वो कितनी हो जाएगी। नई ब्याज दर जो हो जाएगी भैया अब हो जाएगी वो कितनी, x प्लस के 5% का मतलब हो जाएगा 11%। और क्योंकि 4 साल की बात हो रही है, 4 वर्ष की, तो 11%, 4 वर्ष का मतलब हो जाएगा 100, इसकी मल्टीप्लाई हम 4 साल से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 44% SI आ जाएगा। और 44% SI में 100% मूलधन ऐड कर दो, तो यानी कि 800 रुपए का मुझे क्या निकालना, 144% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, 8 चौक 32, यूनिट डिजिट पे 2 आना चाहिए, यूनिट डिजिट पे एक ही संख्या में 2 है, यानी कि 11,1152 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं 7, 12 x है, x का एक पूर्णांक है, तो x के संभावित मान कितने होंगे। देखो इस बात का ध्यान रखेंगे, जब त्रिभुज का मैं आपको पढ़ाऊंगा ना एक बार, जब मैं आपको PYQ सीरीज में ज्योमेट्री कराऊंगा तो मैं आपको वहाँ बताऊंगा ये बात। जब हमें एक त्रिभुज की एक भुजा निकालनी हो और हमें बाकी 2 भुजा दी हुई तो कैसे करते हैं। इस त्रिभुज की जो भुजा होगी ना, ये x का जो मान होगा वो कितना होगा, वो 12 और 9 19 से तो छोटा होगा, और 5 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 5 से बड़ा होगा। इनके बीच में जो जो संख्याएं आएंगी वो उसका मान होगा। इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, और आपका एक 18 आएगा। इन सारी संख्याओं को आप ऐड कर लो, ये सारी की सारी x की वैल्यू हो सकती है। और अगर सारी की सारी x की वैल्यू हो सकती हैं तो कितनी x की वैल्यू होती है हमें बताना। कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आपके पास 13। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। ये मैंने आपको एक बार और बताया था क्वेश्चन, देखो इसको मैं एक बार इंपॉर्टेंट आपके लिए कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। क्या है, 2001 के पहले का वो वर्ष हमें बताना है जिसका कैलेंडर 2001 में क्या हुआ हो, जिसका कैलेंडर 2001 में समान हो। देखो इसका कॉन्सेप्ट होता है रिपीटेशन ऑफ द ईयर होता है, रिपीटेशन ऑफ द ईयर। आप मुझे बताओ, ईयर अगर मैं मान लेता हूँ, देखो रिपीटेशन क्या होता है, मैं रिपीटेशन का आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या कॉन्सेप्ट है, रिपीटेशन क्या होता है। अगर हमारे पास लीप ईयर है, तो लीप ईयर जो होता है वो अपने साल को 28 वर्ष के बाद रिपीट करता है, 28 वर्ष के बाद रिपीट करता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अगर लीप ईयर के 1 साल के बाद की बात है, यानी कि मान लो जैसे 2004 लीप ईयर है तो उसके अगले साल यानी कि 2005, तो 1 साल की अगर बात है तो वो जो अपना कैलेंडर रिपीट करेगा वो 6 वर्ष के बाद रिपीट करेगा। समझ में आ गई बात। और अगर लीप ईयर के 2 साल के बाद की बात है तो वो अपना कैलेंडर, और लीप ईयर के 3 साल के बाद की अगर बात है तो वो अपना कैलेंडर, ये दोनों अपना कैलेंडर 11 वर्ष के बाद रिपीट करते हैं, 11 वर्ष के बाद। समझ में आ गई बात। अब आपको ये को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हो। आप मुझे बताओ इसमें जो आंसर आपका होगा वो कितना होगा। आप बोलोगे भैया ये तो लीप ईयर के कितना, देखो लीप ईयर कौन सा होगा, 198 लीप ईयर हो जाएगा, 1998 लीप ईयर हो जाएगा। लीप ईयर के 3 साल के बाद की बात है, तो अगर लीप ईयर के 3 साल के बाद की बात है तो इस कैलेंडर कितने साल में रिपीट करेगा, 11 साल में। और अगर 11 साल में रिपीट करता तो इससे पहला साल कौन सा होगा इसके जैसा, 1990। समझ में आ गई बात। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखो ये क्वेश्चन किसी तरह, ये पाई। मैंने आपको रेखाखंड के क्वेश्चन कराए, मेंसुरेशन की जब आपको मेथड कराई थी, आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। ये होमवर्क के तौर पे मैं आपको दे देता हूँ। अगले क्वेश्चन की 38 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक टैंक में एक रिसाव है जो 17 घंटे में खाली कर देता है। रिसाव को मैं मान लेता हूँ कोई आर है, मान लीजिए आर, ये 17 घंटे में टैंक को खाली कर देता है। ठीक है, एक नल खोला जाता है जिसमें 1 मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेश होता है, और अब टैंक जो है 24 घंटे में क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो आप मुझे बताइए, एक रिसाव है और एक इसमें भरने वाला इनलेट पाइप है, तो अब कितने घंटे में, 24 घंटे में खाली होगा। ये बात आप समझ पा रहे हो, ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बोलो। ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप मुझे अब बात बताइए, इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा। 1 सेकंड का मुझे समझ देंगे बस।
हाँ जी, तो हम कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 38 पे थे। देखो ध्यान से समझेंगे। बताओ मुझे, मैंने आपको बता दिया था कि एक रिसाब है, और एक रिसाब में क्या बोला है उसने? उसने बोला हुआ है कि देखो एक रिसाब जो है वो कितने घंटे में भर देता है? 17 घंटे में भर देता है। और एक रिसाब मतलब एक इनलेट पाइप है, और एक रिसाब मतलब रिसाब का मतलब होता है जिससे पानी निकल रहा है, वो 24 घंटे में कर देता है। मैं इनकी दोनों की मैं इनकी दोनों की क्षमता मान लेता हूँ, कितनी हो जाएगी? इन दोनों की जो क्षमता हो जाएगी वो 17 गुणा, ओ सॉरी, इन दोनों का जो कैपेसिटी आ जाएगी वो 17 गुणा 24 आ जाएगी, मैं ये मान लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए आप, एलसीएम इनका ये आ जाएगा, तो आप मुझे बताइए इसकी जो क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे भैया 24 हो जाएगी इसकी क्षमता, और इसकी जो क्षमता हो जाएगी वो 17 हो जाएगी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। आप एक चीज़ का मुझे आप एक और बताइए बात, इसमें ये तो माइनस कर रहा है और ये कितना कर रहा है? ये इनलेट और प्लस माइनस वाला है। तो इसका जब अंतर निकालेंगे तो इसका मतलब इनलेट वाले पाइप की कैपेसिटी का पता चल जाएगा, तो इनलेट वाले पाइप की क्षमता का पता चल जाएगा, वो कितनी आ जाएगी? 7 लीटर आ जाएगी। यानी कि वो 7 इकाई क्या करता है? भरता है। 7 इकाई भरता होगा। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उसकी इकाई, उसकी क्या कितनी क्षमता हो जाएगी? 7 यूनिट पर आवर हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई। आप मुझे बताइए, अगर अगर दोस्तों, अगर मुझे एक बात बताइए आप, अगर 7 यूनिट का मान मैं मानता हूँ, इसने बोला है कि 1 मिनट में कितने भर देता है? 12 लीटर भर देता है। इसने ये तो बोला 1 मिनट में 12 लीटर भर देता है। तो आप मुझे बताइए 1 यूनिट कितने मिनट में भर देगा? 1 यूनिट कितने मिनट में भर देगा? 12 गुणा 60 में मान लेता हूँ, ये मिनट में चेंज हो जाएगी, और बटे कितनी हो जाएगी? 7। ये भर देता है 1 मिनट में। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? अब उसने बोला है कि 24 घंटे में कितना भर देता है, मतलब उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? तो आपको इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, इसकी क्षमता से इसकी मल्टीप्लाई कर देनी, क्योंकि 1 यूनिट का मान कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास, और हमें किसका निकालना? इतने यूनिट का मान निकालना, क्योंकि कैपेसिटी तो यही है ना भाई, कैपेसिटी तो यही है। आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 गुणा 24, और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किससे? 12 गुणा 7/7 से। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो जो लगभग में आपका आंसर बनेगा वो बनेगा इसका जो आंसर आपका बनेगा लगभग में, वो कितना बनेगा? वो बनेगा आपके पास 4100 कितना, 4166 के आसपास बनेगा। और हमारे पास 4166 के आसपास एक ही ऑप्शन है, वो है डी ऑप्शन। समझ में आ गई बात? यहाँ से हमने क्षमता निकाल दी। इनकी क्षमता निकालने के बाद हमने 1 यूनिट का मान निकाल दिया कि 1 यूनिट कितने उस टाइम में भरेगा, तो 1 यूनिट इतने टाइम में भरेगा। अब टोटल कितना यूनिट है? इतने यूनिट है टोटल, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो क्षमता आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी भुजा 24 मीटर, 28 मीटर और 30 मीटर है। एक त्रिभुजाकार खेत है, ये मान लीजिए एक त्रिभुजाकार खेत है। इसकी एक भुजा 26 है, इसकी दूसरी भुजा 28 है, और इसकी तीसरी भुजा कितनी है? इसकी तीसरी भुजा है हमारे पास 30। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 7 मीटर लंबी रस्सी से एक गाय को बांध दिया जाता है। तदनुसार उन तीनों गायों के चरने के बाद जो शेष क्षेत्रफल बचेगा वो कितना होगा, ये बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है एक बार। आप मुझे बताइए, यहां मैंने एक गाय को बांध दिया 7 मीटर लंबी एक रस्सी से, ठीक है। एक गाय मैंने यहाँ पे बांध दी, वो भी कितने मीटर? 7 मीटर लंबी रस्सी से मैंने यहाँ पे बांध दी, ठीक है। और एक गाय मैंने यहाँ पे बांध दी, वो भी 7 मीटर लंबी रस्सी से मैंने बांध दी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो आप मुझे बताइए दोस्तों, ये जो इतनी वैल्यू घिरेगी इनकी, इतनी जो वैल्यू इनकी घिरेगी, मतलब इतना जो इतनी तो चली जाएगी ये, है ना, इतना तो चला जाएगा, इतना ही तो चला जाएगा। और बचा हुआ कितना है? बचा हुआ पार्ट आपका ये है, ये बचा हुआ पार्ट है। इसका क्षेत्रफल आपको बताएं, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पहले टोटल हमें निकाल देना है। किसका क्षेत्रफल? पहले टोटल हमें निकाल देना है दोस्तों, पहले टोटल हमें निकाल देना है। पहले टोटल हमें निकाल देना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हीरोइन फॉर्मूले से निकालेंगे। तो आप 26 इनको सबको ऐड करोगे। हीरोइन फॉर्मूला में सबसे पहले हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? इन सबको ऐड करते हैं। 26 और ये 28 कितना हो जाएगा?
26 और 28 कितना हो जाएगा, 22 और 28 हो जाएगा आपके पास 50, 50 और 54, 54 और ये कितना हो जाएगा 84, 84 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 84 बटे आपके पास 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 42। समझ पा रहे बात को कि नहीं समझ पा रहे? इसका मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हीरोइन फॉर्मूला से S इंटू एस माइनस वन सॉरी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। तो 84 यानी कि 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा मल्टीप्लाई 42 और 30 माइनस करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। 42 में से 28 माइनस करेंगे कितना आएगा, 14 आएगा। 42 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, समझ गए बात को। अब आप इसको निकाल दो, ये कितना आएगा, ये आपके पास 7 गुणा 6 आ जाएगा। इसको मैं 7 गुणा 6 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 गुणा 6 लिख सकता हूँ, 7 गुणा 6। इसको कितना लिख सकता हूँ, 2 गुणा 6 लिख सकता हूँ। इसको कितना लिख सकता हूँ, 7 गुणा 2 लिख सकता हूँ। इसको 16 लिख सकता हूँ। देखो अब इसमें बाहर क्या क्या निकल के आएगा, 16 का तो 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 एक ये है, एक ये 2 है, तो 2 का एक 2 बाहर आ जाएगा। 6 एक ये है, एक 6 ये है, तो इसका 6 बाहर आ जाएगा और एक 7 बाहर आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 6 चौक 24। 24 की और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, आप मुझे बताओगे। देखो 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 48 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 48 गुणा 7 हो जाएगा, 48 गुणा 7 हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करो, 7 अट्ठे 56 का 6 हो जाएगा, हासिल 5 हो जाएंगे, 7 चौक 28 हो जाएंगे। ठीक है, 7 चौक 28 हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 28 और 5 हो जाएंगे 33। ये आपके पास इतना आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, इतना आ जाएगा आपके पास क्या, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से आपको ये निकाल देना, ये कितना बनेगा। देखो कितने एंगल हैं, आप बोलोगे जो व्रत भैया होता है उसका जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, और ये 360 डिग्री ना होके एंगल कितना है, कम है। तो आप इसका सेमी जो हम निकालते हैं सेक्टर एंगल से, इसका फॉर्मूला निकाल दीजिए। आप एक का निकालो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है आपके पास 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो आप इसको निकाल दीजिए, या आप टोटल निकाल के 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। टोटल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे आप बताइए ये कितना, ये अगर मिलाएंगे इसको हम तो 180 डिग्री बनेगा। और टोटल कितने डिग्री होता है व्रत, 360 डिग्री होता है, यानी कि इसका आधा है, तो आधा निकाल देंगे, अर्धवृत्त बनेगा ये। तो कितना हो जाएगा, 22/7 गुणा, और आर की वैल्यू कितनी है, 7 गुणा 7, और बटे कितना हमारे पास 2, तो 11 बार कट जाएगा, और ये आपके पास 7 बार कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास 77। तो 77 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा वो इसके चरे हुए भाग का क्या हो जाएगा, आपके पास क्षेत्रफल। आप इसमें से माइनस कर दीजिए बस। आप इसमें से अगर 77 माइनस करोगे तो जो आपके पास आंसर बचेगा वो बनेगा ये। 336 में से आपको 77 माइनस करना है, 370 में से आपको 70 माइनस करना है, 259 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 2x प्लस के 8 को x प्लस के 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। देखो ये फैक्टर का फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे इसमें, हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जब भी आपको बोला हुआ है, जब भी आपको बोला जाए कि ये एक इक्वेशन दी हुई है, कोई भी दी हुई है हमारे पास, और इसका वेरिएबल के फॉर्म में ही आपको क्या देना, उससे भाग देनी है। तो आप क्या करेंगे, इस x को क्या कर देंगे, x बराबर माइनस के 2 रख देंगे। इसको फंक्शन को, ये फंक्शन हो जाएगा आपके पास x माइनस 2 इसमें रख देंगे। कैसे रखेंगे, 2 की घात 5 हो जाएगी। कितना आएगा 2 की घात 5, 2 की घात 5 32 आएगा, यानी कि माइनस के 32 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 की घात 4 का मतलब हो जाएगा 16, 16 दूनी हो जाएगा आपके पास 32। ठीक है, माइनस के 2 की घात 3 का मतलब हो जाएगा माइनस के 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, बोलो 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 8 24, बिल्कुल 24 हो जाएगा। प्लस 2 दूनी 4 आ जाएगा आपके पास, और प्लस आ जाएगा आपके पास 8। आप इसको सोल्व करो, 32 से 32 कट जाएगा। आप जब इसको सोल्व करोगे 8, ये कितना हो जाएगा आपके पास 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा, 28 और 8 कितना हो जाएगा, बोलो 28 और 8, ये माइनस के आएगा ना यार, ये माइनस के आएगा 4। ये अगर माइनस के 4 आएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, 4 बचेगा। नहीं 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 नहीं, मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे, ये वाला वैल्यू, ये वाली वैल्यू नहीं लिखी गई हमसे। देखो देखो ध्यान से समझो एक बार ना, मैं फिर से बता देता हूँ। इस फंक्शन में क्या रखना है, मैं एक्स का मान रखना है बस, माइनस के 2, और कुछ नहीं करना।
तो इसमें अगर मैं माइनस के 2 रखूँ तो माइनस के 32 आएगा, ये बात तो आपको समझ में आ गई थी। इसमें अगर मैं 2 रखूँ तो प्लस के 32 आएगा, ठीक है। अब तीसरे वैल्यू में अगर मैं 2 रखूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा 24 आएगा प्लस के। और ये वाली वैल्यू भी तो है, तो इसमें कितना आएगा 4 आएगा, और इसमें कितना आएगा माइनस के 4 आएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस के हो जाएगा 8। तो माइनस के 4 से माइनस के प्लस के 4 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा 32 बचेगा। यानी कि इस फंक्शन का जो शेषफल बचेगा वो 32 बचेगा। आंसर आ जाएगा आपके पास ए ऑप्शन। समझ में आई बात कि नहीं आई, बोलो। क्लास आपकी होती है एंड ये मॉक टेस्ट नंबर आपका 19 कंप्लीट होता है। इसकी पीडीएफ आपको इस वाले टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, यहाँ से आप ऐड हो सकते हो, और इसकी पीडीएफ आपको एनोटेशन पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। कैसी लगी आपको वीडियो और कितने आपके मार्क्स आए आज के 40 क्वेश्चन में से, आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया है आपको उसका आंसर भी बताना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।